हो गया पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या बता रहे? ड्राइंग ना, ड्राइंग पढ़ के देखो उसको जरा खुद से एक बार। ग्रीन मतलब जो नॉर्मली जो आप ब्रिक्स बना रहे हैं ना, जिसमें पानी डाला हुआ है अपना, कच्ची ब्रिक्स, कितना रेंज में होता है? लगभग 7 से 30% तक पानी होता है लगभग, और ये पानी बहुत ज्यादा है। ये घर जा चुके हैं? हम्म हम्म हम्म, याद आ रही थी, चलो कोई बात नहीं। सैटरडे संडे में ना घूम के आ जाते। दूर है, कहाँ पे है? काशीपुर दूर पड़ता है यहाँ से? 5-6 घंटे तो कोई इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं फिर भी। इससे बेटर तो ज्यादा वो रहता है कि महीने भर बाद आराम से ना जाते, फिर घर पे रहते हैं आराम से। हम्म हम्म, क्योंकि अब इरिगेशन भी चालू हो रहा है यहाँ से, और ये भी। अच्छा। हम्म, शायद हाँ हाँ। तो उसका मैंने बताया तुम्हें सॉल्यूशन, वो करते चलना जरूर जो बता रहा हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन करोगे तो उसके साथ में वो रेफरेंस जरूर बना के चलना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है वो। तो उसको, हाँ, गर्ग बहुत ही अच्छी किताब है। मतलब ऐसा नहीं उसको पूरा पढ़ना है तुम्हें, ये नहीं कि पूरा उसको रीड करने बैठ गए, इतनी मोटी किताब है 800-900 पेज की, वो नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, बस क्या करना है कि जो चीजें पहले तो क्वेश्चन करना, जो जो एक दो चीजें तुम्हें दिखेंगी उनको चेक कर लेना, कहाँ से उठा के, उसमें से उठा के। वही चेक करने के लिए तो लास्ट पेज पे वो होता नहीं, क्या अपेंडिक्स बोलते हैं उसको शायद, इसमें हर पेज पे लिखा रहता है कि ये टॉपिक इस पेज पे है, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा कि ढूंढने में लग रहे हो उसको कहाँ क्या है। उससे बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें। इवन ये चीज तुम्हें हर सब्जेक्ट में करनी चाहिए थी। स्टैंडर्ड किताबें उठा के चलते हैं ना थोड़ी थोड़ी सी, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती। क्योंकि देखो हर स्टेट के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन उठा उठा के ढूंढ के लाना, तो वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। हाँ हाँ, और उसका सॉल्यूशन यही था कि जो जो पूछी गई चीजें हैं उनको ढूंढा एक बारी, और ढूंढ के उसको नोट करके लिख दिया साइड में। चलो, ड्राइंग का है समझ में पॉइंट ये? ग्रीन ब्रिक्स में लगभग कितना होता है मॉइस्चर? 7 से 30% तक होता है। दी ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइंग इज टू रिड्यूस, ये मैंने बताया था तुम्हें पॉइंट अभी। नेक्स्ट वाला भी क्या करते हैं, मॉइस्चर को कंट्रोल रिमूव कर थोड़ा सा कम लेके आते हैं, जिससे कि एकदम सडनली बहुत हाई मॉइस्चर आप इवापोरेट ना करवा दो, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी ना। यस, ड्यूरिंग ड्राइंग moisture content of the bricks is reduced up to 3% before carrying burning over it। लगभग कहां तक रिड्यूस करवा देते हो आप? 3% तक रिड्यूस करवा दो। देखो होता कितना है ओरिजिनली, 7 से 30 तक, और कहां तक लेकर आ जाओगे आप? 3% तक लेके आ जाओगे। आप क्या करोगे उसको, अब बर्न कर दो, अब उसको बर्न करो। ठीक है, पढ़ के देखो नेक्स्ट पॉइंट। एक सिंपल सा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ड्राइंग दो तरह से की जा सकती है नेचुरली, ओपन एयर में कर सकती हो तो ड्राई, या फिर आर्टिफिशियल ड्रायर्स होते हैं बहुत सारे। तो नेचुरल में प्रॉब्लम क्या है आपके पास? टेम्परेचर पे भी कंट्रोल नहीं होगा, है ना, नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है आपका टेम्परेचर पे। नेचुरल और आर्टिफिशियल में तो समझ गए ना। एक तो होता है कि तुम बालों को सुखा रहे हो धूप में खड़े होगे, और दूसरा पॉइंट क्या है, वो ड्रायर आता है सुखाने वाला, उसमें कोई कंट्रोल भी नहीं है। जब तुम धूप में बैठे हुए हो, कभी धूप चली जाएगी कभी धूप आ जाएगी, और उसके केस में क्या है, तुम्हारा कंट्रोल रहता है ड्रायर के केस में। आया समझिए पॉइंट? एक पॉइंट पढ़िए, इन डेवलपिंग कंट्रीज ब्रिक्स आर नॉर्मली ड्राइड इन नेचुरल ओपन एयर, दे आर स्टेक्ड ऑन रेस्ड ग्राउंड। स्टेक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर रख देते हो आप, ग्राउंड के ऊपर ही ऐसे करना है। तो ज्यादा नहीं इसका देखना है, अब जस्ट इसका एक बार वीडियो देखना है, आपको पता लग जाएगा नेचुरली ड्राई कैसे करवाते हैं। ठीक है, मेन हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा, 3 प्रोसेस हो गए आपके लगभग। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जैसी कंट्री में मोस्टली क्या यूज करते हैं, ये नेचुरल वाला मेथड यूज किया जाता है। दिक्कत क्या है, टाइम लेगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास में?
मतलब एक तो टाइम लेगा और कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है, यूज किसको करते हैं, इसी को यूज किया जाता है। अब फोर्थ प्रोसेस आ गई कौन से वाली, बर्निंग ना, फोर्थ प्रोसेस विल बी व्हाट, बर्निंग है तो बर्निंग नहीं लिखी यहाँ पर, तो बर्निंग आ गया आएगी मतलब दूसरी फाइल में, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं लिखी इसका मतलब कहाँ पर होगी, नेक्स्ट फाइल में होगी ना। इससे पहले ये एक पॉइंट है जरा, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फायर क्ले या फिर रिफ्रैक्टरी क्ले, मतलब तुम्हें खुद पढ़ के समझ में आ रहा होगा क्या मतलब है इसका। टेम्परेचर रेजिस्टेंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा टेम्परेचर ये रजिस्ट कर सकती है। अब ये क्ले की कैटेगरी है, ये किसके टाइप है, ये क्ले का टाइप है। ऐसी क्ले जिसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ऐसी क्ले को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी क्ले कहते हैं, फिर फायर क्ले कहते हैं। सो पजेस ग्रेट रेजिस्टेंस, पढ़ के देखो ना इसको जरा खुद से। विट्रीफाई का मतलब होता है शेप में दूसरी शेप में एडजस्ट करना, मेल्ट कराना एक तरह से। विट्रिफिकेशन के लिए आपको क्या होता है मैं बताऊं तुम्हें, विट्रिफिकेशन एक्चुअली एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास, इसको विट्रिफिकेशन कहा जाता है। हाँ, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है विट्रिफिक, अगर आपको क्ले को मेल्ट करवाना है एक तरह से, टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा इसको, हाई चाहिए होता है, तो विट्रीफाई होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे। यानी कि कहने का मतलब क्या, टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी हाँ वेरी वेरी हाई। दे आर प्योर हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना एंड कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द सिलिका। सिलिका लगभग कितना होगा, 55 से लेके 75 तक होता है। एल्यूमिना देखो यहाँ पे, प्योर हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ द एल्यूमिना, यानी कि बोल रहा है कि मेनली आपको सिलिका मिलेगा एंड मेनली क्या मिलेगा, एल्यूमिना मिलेगा। एंड एज कंपेयर टू नॉर्मल क्ले, जो आपने पहले पढ़ी थी ना, पहले पढ़ी थी आपने क्ले का कंपोजिशन, लाइम था लगभग 10%, सिलिका का लगभग 50 से 60 था, एल्यूमिना का 20 से 30 तक। एल्यूमिना एंड सिलिका दोनों का परसेंटेज बढ़ा रखा है आपने यहाँ पे। सिलिका कितना कर रखा है, 55 से 75 तक कर रखा है, और वो कितना कर रखा है, 20 से 35, दोनों बढ़ा दिए क्या, एल्यूमिना बढ़ाया आपने, एल्यूमिना बढ़ने से फायदा क्या मिला, साथ एल्यूमिना बढ़ने से फायदा क्या मिला, टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो गया ना, और है तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस, बताओ आया समझ ये पॉइंट, ये एक जरा पढ़ के। सो सिलिका कितना कर रखा है, 55 से लेके 75 तक कर रखा है। एल्यूमिना कितना है आपके पास में, 20 से लेके 35 तक है, 20 से लेके कितना है, 35 तक है। आगे समझिए पॉइंट ये। नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड याद मत रखना, बाकी चीजों का भी याद मत रखना, बस किसका याद रखिए, सिंपल एल्यूमिना एंड सिलिका का याद रखिएगा, इन दोनों को याद रखो। आगे एक पॉइंट पढ़ो, ये पॉइंट बताया हुआ पहले पढ़ो, ये पता है पॉइंट ऑलरेडी है ना। चलिए अब इसको जरा पढ़ना एक बारी, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Fire clay is used for the manufacturing of the fire bricks, used in the furnace linings, hollow tiles and crucibles। अब देखो जरा क्या मतलब है इसका, देखो फायर क्ले, फायर क्ले वो क्ले जिसका टेम्परेचर रजिस्ट करने की ताकत ज्यादा होती है। इसको आप यूज कर सकते हैं किसको बनाने के लिए, सबसे पहली बात तो फायर ब्रिक्स को बनाने के लिए, भाई ब्रिक बनेंगे क्ले से। अगर आप ऐसी क्ले को यूज कर रहे हो जिस जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस अच्छा रखती है, तो उससे जो आपने ब्रिक बनाई उसको क्या बोलोगे, फायर ब्रिक बोल दोगे। फायर ब्रिक बनाई जाएंगी किससे, फायर क्ले से ना, फायर ब्रिक्स विल बी मेड फ्रॉम द फायर ब्रिक्स। हाँ फायर क्ले, आगे समझिए पॉइंट। फायर ब्रिक ऐसी ब्रिक जिनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, ऐसे ब्रिक को कैसे बनाओगे, फायर क्ले से बनाओगे ना, ठीक है। यूज इन द फर्नेस लाइनिंग्स, यूज इन द फर्नेस लाइनिंग्स एंड क्रूसिबल। सब जस्ट देखिए, फर्नेस लाइनिंग्स का मतलब, लाइनिंग का मतलब होता है पक्का कर देना, लाइनिंग का मतलब क्या होता है, पक्का करना। कैनाल लाइनिंग नहीं करते क्या, लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स, क्या मतलब होता है लाइनिंग ऑफ कैनाल करने का, कैनाल की बाउंड्रीज आपने पक्की कर दी है, मिट्टी को रिप्लेस कर दिया किसी अच्छे पक्के मटेरियल से, जिससे कि सीपेज भी ना हो, पानी का लॉस भी ना हो, इरोजन ना हो मिट्टी का, इस सब के लिए ना। इसका जस्ट सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, फर्नेस लाइनिंग्स, फर्नेस मतलब मशीन्स, भट्टियां, हाँ 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 हाँ। अभी देखो सबसे सिंपल एग्जांपल है, इसको आई थिंक कि तुमने सबने देखा होगा शायद, गांव वगैरह में चूल्हा बनाते हैं, गांव में अंगीठी भी बनाई जाती है, दो तरह से होते हैं,
कुछ लोग तो क्या करते हैं, चूल्हा खाली मिट्टी से बना देते हैं, मिट्टी से बनाते हैं खाली मिट्टी से। जो मिट्टी से बन रहा है खाली वो टूट जाता है बहुत जल्दी टूट जाता है वो। अब कुछ लोग थोड़ा सा तुम्हारी तरह स्मार्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, उसकी बाउंड्रीज में क्या करते हैं, यहाँ पे ना ईंट रख देते हैं, आए समझिए, और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं। ये बन गया देखो। अब होगा क्या, जब यहाँ पे तुमने मिट्टी पहले ईंटें रखी और उसके ऊपर क्या लगाया, मिट्टी को लगाया, तो ये बताइए ये जो ईंट है, ये ईंट कैसी होनी चाहिए, ये ईंट होनी चाहिए आपकी फायर रेजिस्टेंट, नहीं होनी चाहिए क्या बताओ, फायर ब्रिक्स होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। और इनको बनाया कैसे होगा तुमने, इन ब्रिक्स को कैसे बनाया होगा, फायर क्ले को यूज करके, फायर क्ले को यूज करके। तो मैंने जस्ट एक फर्नेस लाइनिंग्स को समझाने के लिए एक एग्जांपल उठाया, फर्नेस लाइनिंग को समझाने के लिए एक एग्जांपल उठाया कि भाई फर्नेस लाइनिंग मतलब भट्टियों को आपने भट्टियों की वॉल्स को पक्का कर दिया आपने, ये फर्नेस भट्टी तो है करेगी, है ना, आया समझिए पॉइंट। इसकी बाउंड्री को तुमने पक्का कर दिया किसकी हेल्प से, ब्रिक्स लगा दी यहाँ पे, लेकिन कौन सी ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स बनाई किससे होंगी, फायर क्ले से बनाई होंगी। तो ये कह सकते हैं कि भाई फायर फायर जो आपके पास में फायर ब्रिक क्ले होंगी, फायर क्ले यूज कर सकते हो फायर ब्रिक को बनाने के लिए, या फिर किसके लिए यूज कर सकते हो, फर्नेस की लाइनिंग के लिए यूज कर सकते हो। फर्नेस की लाइनिंग ही तो करी आपने, हाँ उसकी लाइनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर क्या रहेगा अंदर, वो ज्यादा रहेगा टेम्परेचर। ये डायरेक्टली किसके कॉन्टेक्ट में होंगी, आग के कॉन्टेक्ट में होंगी जो ब्रिक्स होंगी, बताओ, आग होगी ना इसके अंदर, रोटी बनेगी जब, आया समझिए पॉइंट। ये होलो टाइल्स, होलो टाइल्स, होलो है मतलब थर्मल इंसुलेशन, ये कॉन्सेप्ट आपने देखा था पहले लाइट वेट कंक्रीट में, थर्मल इंसुलेशन टेम्परेचर से रजिस्ट करेगा, तो यूज करो ना, हाँ हाँ हाँ, आया समझिए पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट क्या है, क्रूसिबल्स, क्रूसिबल्स भी कंटेनर ही होते हैं जिनको हाई रेजिस्टेंस बियर करना होता है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस बियर करना पड़ता है, दे आर ऑल्सो कंटेनर्स, आया समझिए पॉइंट। ये जस्ट याद रखिएगा फायर के लिए यूज किसके लिए करते हैं, फायर ब्रिक्स को बनाने के लिए करते हैं, फायर ब्रिक्स, फर्नेस लाइनिंग्स, होलो टाइल्स, ये सब एप्लीकेशन निकल के आ गए ना, ठीक है, आया समझिए पॉइंट। ये अभी तुमने पढ़ा था ना पहले रिफ्रैक्टरी क्ले का क्लासिफिकेशन देखी थी आपने, रिफ्रैक्टरी क्ले, हाई मेल्टिंग क्ले एंड लो मेल्टिंग क्ले। हाई मेल्टिंग क्ले के लिए 1580 से ज्यादा था, और देखो यहाँ पे लिखा क्या पॉइंट है, कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एक गलती हो गई, 1500 नहीं होना था, वो तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन उससे आगे देखो, विद मेल्टिंग एंड सॉफ्टिंग होना क्या चाहिए था, विदाउट होना चाहिए था, विदाउट होना चाहिए था वो, आया समझिए पॉइंट। ये भाई हाई रिफ्रैक्टरीनेस होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रजिस्ट कर सकती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रजिस्ट कर सकती है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर में भी मेल्ट या फिर सॉफ्ट नहीं होंगी। आपको बताया था ना, जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो क्या कर जाती है, मेल्ट कर जाती है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था पॉइंट, विदाउट आना चाहिए था। अब वो तो तुमने क्लास अगर करी है तो तुम स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा सा सेंस बना सकते हो, मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी समझा दी ना इसकी। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, विदाउट आना चाहिए था। अब जब दोबारा रिवाइज करोगे, पढ़ो, तो खुद से याद आ जाएगा तुम्हें कि हाँ यहाँ पे कुछ एरर है, और एरर क्या बताया था, ये बताया था। और अगर बाई चांस एरर भूल जाओ तो उसका ये नहीं कि जिंदगी में कभी पूछ नहीं सकती उसको दोबारा, उसको पूछ लेना कि यहाँ पे क्या एरर बताया था, ऐसे पूछ लेना ना कि भाई यहाँ पर एरर बताया था, क्या एरर था वो बता दो एक बार, कोई ऐसा थोड़ी कि नहीं बताना है कभी। आगे समझ में पॉइंट, ये क्या है यहाँ पे विदाउट होगा, तो यानी कि लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बियर कर लेती हैं, और क्या होंगी, मेल्ट भी नहीं होंगी। आगे समझिए पॉइंट ये, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। एक ये इसमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड पॉइंट है, आयरन ऑक्साइड रिड्यूसेस रिफ्रैक्टरी क्वालिटीज ऑफ द फायर ब्रिक्स। एल्यूमिना बढ़ाता है, आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, घटा देगा। तो आपने आयरन ऑक्साइड को क्या कर दिया, कम भी तो कर दिया, 2 से 5%, वहां पर 7% तक था लगभग, यहाँ पे कितना है, 2 से 5% तक है। आगे समझ में प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत है इसमें, हाँ बताओ, कोई परेशानी नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, फायर क्ले ब्रिक्स या फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपके पास में, फायर क्ले ब्रिक्स या फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है ना, इनको खुद से पढ़ के देखो, खुद आ जाएगा समझ में, खुद से देखिए पढ़ के इसको एक बार, खुद आ जाएगा समझ में पॉइंट ये। होफमैन स्किल होती है,
बताओ ये फायर क्ले वाला, फायर ब्रिक्स वाला। हो गया पॉइंट ये? अभी तो बताया था जस्टिस के बारे में सेम। इसमें कुछ भी पॉइंट बताना तो बोलो ऊपर। भाई फायर ब्रिक्स किससे बनाओगे? है ना? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम रहती है, जो ओरिजिनल ब्रिक्स की होती है ना, सेम ऐसी होती है, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हमने मटेरियल चेंज कर दिया। इसको हम गरम नहीं, उनको भी होफमैन किल में ही बर्न किया जाता है। हाँ सेम है, लेकिन मटेरियल चेंज हो गया ना इनका मटेरियल हो गया फायर क्ले। उनकी जो मटेरियल थी वो नॉर्मल क्ले थी, इनका मटेरियल कौन आ गया आपके पास में? फायर क्ले आ गया। एलुमिना भी बढ़ाया आपने, एलुमिना भी बढ़ाया, यस, हाँ ये करा ना। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम एज दैट ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिक्स, बर्न्ड इन द होफमैन स्किन। मिनिमम, कम से कम मिनिमम है वो। और हाँ नॉर्मल के लिए भी है वो, नॉर्मल के लिए यस। और व्हाइटिश येलो लाइट ब्राउन, वाटर एब्जॉर्प्शन लगभग कितना है इनके लिए। और इनके आई थिंक आपको एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा पढ़ते ही एकदम। देखो ना सारे की सारी जो भी एप्लीकेशन है ये सब वो हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर आता है। आप ओवन देख लो, किल्न देख लीजिए, बॉयलर्स देख लीजिए, चिमनी, लाइनिंग, ब्लास्ट फर्नेस, सब में क्या होता है? टेम्परेचर हाई रहता है। आया समझिए पॉइंट ये? हर जगह टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। तो कोई दिक्कत है इस पॉइंट में? चलो नेक्स्ट क्या बता रहे हैं हम? टेराकोटा। अब इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। करे तुमने क्वेश्चन कल? नहीं करे? अगर अगर करोगे तो बहुत दिखेंगे इससे भी क्वेश्चन टेराकोटा से। एक क्वेश्चन तो इसका बहुत फेमस है, अभी वो आएगा देखो कि टेराकोटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ऑर्नामेंटल वर्क्स। टेराकोटा वो बहुत फेमस क्वेश्चन है इससे जो आता है। हाँ चलिए, टेरा मीन्स क्ले और कोटा मतलब बर्न्ड क्ले। टेराकोटा एक तरह से बर्न्ड क्ले से बनाया गया प्रोडक्ट है। हाँ, क्ले को बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाया गया और उससे बनाया गया किसको? टेराकोटा को। आया समझ में? बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट होता है साइटों पे, तुमने सुना होगा मजोली का। सुना है मजोली का? वो भी फायर क्ले का ही, इसका बर्न क्ले से बनाया जाने वाला एक प्रोडक्ट होता है मजोली का। बट टेराकोटा देखेंगे हम जस्ट ना। देखो यहाँ पे पढ़िए जरा, इट इज अ रिफ्रैक्टरी क्ले प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट है? रिफ्रैक्टरी क्ले प्रोडक्ट है। इसका मतलब आप समझ गए, यानी कि एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है जो कि किससे बनाया जाता है? रिफ्रैक्टरी क्ले से बनाया जाता है। हाँ रिफ्रैक्टरी, यस, रिफ्रैक्टरी क्ले से बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है भाई। रिफ्रैक्टरी क्ले से बना सकते हैं हम बहुत सारी चीजें। रिफ्रैक्टरी क्ले से तुम फायर ब्रिक्स भी बना सकते हो, वो तुमने बना दी ऑलरेडी। अब रिफ्रैक्टरी क्ले से बनाया जा रहा है टेराकोटा को, ठीक है। रिफ्रैक्टरी क्ले समझाया पहले क्या होता है। अब बताया कि रिफ्रैक्टरी क्ले से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। रिफ्रैक्टरी क्ले से बनाई जा सकती है क्या? फायर ब्रिक्स बनाई जा सकती है। रिफ्रैक्टरी क्ले से टेराकोटा भी बनाया जाता है। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टरी क्ले से बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है, यस। एंड इज यूज्ड इन द ऑर्नामेंटल पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। आगे समझ में? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसके ऊपर सर्कल कर रखा है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी, ठीक है। ऑर्नामेंटल वर्क्स मतलब ऐसे कार्य जो बिल्डिंग में करे जाते हैं, किसके लिए? बिल्डिंग को सुंदर बनाने के लिए करे जाते हैं। उन कामों में आप इसको यूज कर लेते हैं। रीजन अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है। अब देखो आगे नोट, जैसे कि आपके पास में झूमर के ऊपर देखा है आपने, वो गोल गोल से वो लगा देते हैं, यस। पीओपी तो अलग चीज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो तो है। उसमें तो जिप्सम का रोल है आपके पास, उसमें तो जिप्सम होता है। तो हाँ, जिप्सम से बनाया जाता है। इसका देख लो आप, एक पर एग्जांपल सर्च करके देख लेते हैं ना, देखो चेक करके। और देखो दिखा रहा है, ये देखो,
ये सब ऑर्नामेंटल वर्ग ही तो है, ऑर्नामेंटल वर्ग, सजावटी कार्य। ये सब सजावटी कार्य हैं जो बिल्डिंग में करे जाते हैं, किसके लिए? बिल्डिंग को सुंदर बनाने के लिए। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंट का मतलब आभूषण होता है ना, आभूषण। आभूषण का क्या काम होता है? सुंदर दिखाना। किसको? जो भी उनको पहनेगा। हाँ हाँ, वही तो, जो भी पहनेगा उन्हें। तो किसके लिए यूज करते हो? ऑर्नामेंट और रीजन क्या अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है। अब आगे पढ़िए पॉइंट। बाई वेरिंग, वेरिंग है वो, बाई वेरिंग। हाँ, क्या कर रखा है? अच्छा, बाई वेरिंग आयरन ऑक्साइड इन क्ले डिजायर्ड कलर कैन बी ऑब्टेन्ड। ये तो पॉइंट पता है तुम्हें? कलर, आयरन ऑक्साइड है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। रेडिश कलर की आयरन ऑक्साइड वेरी करवाइए, आप कलर चेंज करवा सकते हैं। जैसे कि व्हाइट सीमेंट बनाने के लिए आपने आयरन ऑक्साइड को 1% से कम कर दिया था, है ना। अब इसको देखो जब बनाया कैसे जाता है। द क्ले इज मिक्स विद द पाउडर ग्लास, ग्लास का पाउडर। क्ले को मिक्स करते हैं किसके साथ? ग्लास के। एंड पोट्री, पोट्री मतलब समझ गए, बर्तन, चूरा उसका एक तरह से ना। यस, एंड सैंड ग्राउंड टू फाइन पाउडर। एंड सैंड भी यूज करी जाती है, इसको बहुत पीस दिया आपने। सैंड उठाया, सैंड को क्या कर दिया? क्रश कर दिया, पीस दिया उसको बहुत ज्यादा। यस, एंड पग्ड सेवरल टाइम्स। पग मतलब व्हाट? मिक्स, मिक्स किया उसको सेवरल टाइम्स टिल इट गेट यूनिफॉर्म एंड द सॉफ्ट फॉर मोल्डिंग। अब याद रखिएगा कौन कौन सी चीजें मिलाई गई। पहला पॉइंट तो आपने क्या उठाया? क्ले उठाई, क्ले उठाई, कौन सी? फायर क्ले। फायर क्ले को उठा के आपने ग्लास पाउडर लिया, ग्लास पाउडर लिया। पोट्री उठाई आपने, और क्या लिया आपने? सैंड, जिसको बहुत पीसा हुआ है, ग्राइंडेड सैंड, ग्राइंडेड सैंड है, उसको उठाया, मिक्स किया अच्छे से। कब तक मिक्स कर देगा? जब तक वो यूनिफॉर्म नहीं बन गई, यानी कि हर जगह पे कंपोजिशन लगभग सेम दिख रहा है आपको। ठीक है, अब क्या करोगे? टेराकोटा इज, ये कर लिया आपने काम। इतना काम हो चुका ना। अब क्या करोगे? टेराकोटा इज इम्परवियस, हार्ड, चीप, बिकॉज ऑफ द ग्लेज्ड सरफेस कैन बी क्लीन्ड इजीली। पहली बात तो इम्परवियस होता है, इम्परवियस का मतलब समझ गए? पोर्स वगैरह। यस, हार्ड होता है, चीप भी हो, सस्ता भी पड़ता है। एंड ग्लेज्ड सरफेस होता है, वो चमकीला सरफेस होता है। बहुत इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं? क्लीन भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। एंड आगे बढ़िए, वो जो प्रोडक्ट था ना, कौन सा प्रोडक्ट? क्ले, क्ले थी आपके पास में, पाउडर ग्लास था, सैंड जो कि क्रश कर रखी है, एंड पोट्री थी। उनको उठा के अब बर्न करो, उन प्रोडक्ट। यस, उनको, हाँ हाँ। द प्रोडक्ट इज बर्न इन स्पेशल किंग, जिसको बोलते हैं मफल फर्नेस। नहीं, उसको उठा के क्या करेंगे आप? मफल फर्नेस सुना है तुमने पहले, आज से पहले कहीं पे? कहाँ पे सुना था बताओ? इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा आपने, मफल फर्नेस। इन्वायरमेंट में मफल फर्नेस ओवन होता है एक तरह का। क्या होता है? एक तरह से ओवन ही होता है, जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, मफल फर्नेस इज जस्ट लाइक ओवन। ओवन जो कि किस लिए यूज करते हो आप? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज करते हो। आया समझ में पॉइंट ये? अब तुम क्या करोगे? इसको हीट करोगे किसमें? मफल फर्नेस में ना। मफल फर्नेस एक तरह से ओवन। अब देखो जरा, और हीट करोगे लगभग। टेराकोटा इज बर्न्ड विद केयर टू गेट यूनिफॉर्म कलर इन मफल फर्नेस बिटवीन 1100 से लेके लगभग। और ये टेम्परेचर ऐसे नहीं कि यहाँ पे दिखाने को लिख रखा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, यूथ कंपटीशन का ही क्वेश्चन है, यूथ का कॉम्पिटिशन क्वेश्चन है। आई थिंक किसी स्टेट का ही क्वेश्चन होगा कि टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग इज डन एट टेम्परेचर ऑफ 1100 से 1200 तक की जाती है। आया समझिए पॉइंट? किस टेम्परेचर लगभग हीट करते हैं? 1100 से लेके लगभग कितने तक? 1200 तक हीट किया जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, अब इसका कंपोजिशन पढ़ के देखो ना, कंपोजिशन पढ़ो, इन चारों चीजों का कंपोजिशन भी लिखा है इन्होंने, कितनी कितनी परसेंटेज रखते हैं लगभग। चाहे याद भी मत रखना, पूछा नहीं गया कभी कंपोजिशन ना, बस टेम्परेचर तो दिखा मेरे को क्वेश्चन,
टेम्परेचर दिखा था कि भाई कितना होता है, 1100 से 1200 तक होता है। होती कौन कौन सी चीजें हैं? पोटरी हो गई, पाउडर ग्लास हो गया, सैंड हो गया जिसको क्रश कर रखा है, एंड फायर क्ले हो गई, उसको उठा के किस में बर्न करोगे? मफल फर्नेस में 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस। यस, ठीक है। आगे क्या है? यूजेस पढ़ो, यूजेस। स्टैचूज, स्टैचू भी तो सुंदर दिखाने के लिए होते हैं, है ना, सुंदरता वाली चीज है वो भी। ऑर्नामेंटल वर्क बताया है भी, है ना। स्टैचूज हो गए, और क्या हो गया आपके पास में? ऑर्नामेंटल। पोरस टेराकोटा इज यूज्ड फॉर साउंड इंसुलेशन, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। टेराकोटा दो तरह का हो सकता है। टेराकोटा एक तो होता है पोरस टेराकोटा, ठीक है, और एक होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। पोरस मतलब जिसमें पोर्स वगैरह मिलेंगे आपको, और जिसमें जिसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पोरस टेराकोटा है मतलब उसके अंदर क्या है? पोर्स है, और अगर पोर्स है तो आप यूज नहीं कर सकते ये साउंड इंसुलेशन के लिए। देखो कब से चलती आ रही है प्रॉपर्टी, ये कंक्रीट से चलती आ रही है आपकी प्रॉपर्टी, जहां पे भी पोर्स आए वहीं पे इंसुलेशन हो गया, थर्मल भी एंड साउंड का भी ना। लेकिन अगर आपने डेंसिटी बढ़ाई तो क्या हुआ वहां पे रेडिएशन शील्ड हो गए। अगर आपने डेंसिटी बढ़ाई तो क्या फायदा मिला? रेडिएशन शील्ड हो गए। रेडिएशन शील्ड होने का मतलब जैसे एक्सरे शील्ड हो जाएंगी, जैसे सेम आपने एक्सरे रूम से एग्जांपल लिया ना, हाई डेंसिटी कंक्रीट, कितनी डेंसिटी लगभग 3600-3700 तक होती थी। हाँ, यस, ऐसा हो जाए। और लोग की कितनी थी लगभग आपके पास में? 1900 से कम, 350 से 1850 तक के आसपास होती थी, हाँ। और नॉर्मल की तो 2200 से 2600 के बीच में होती है, और उधर 3340 से लेके 3860 तक की शायद। आर्चेज एंड द कॉर्नाइस होलो ब्रिक्स ऑफ द टेराकोटा आर यूज्ड फॉर द मैसोनरीज। कॉर्नाइस ब्रिक्स भी होती हैं एक तरह से, कॉर्नाइस ब्रिक्स, और वो भी सुंदर दिखाई देती हैं। अभी जब स्पेशल टाइप्स की ब्रिक्स पढ़ाई जाएंगी ना, वहां पर आएगा एक आपके पास है कॉर्नाइस ब्रिक्स, वहां पर तुम्हें दिखाई देगा कि देखो, शायद मैंने इसका डायग्राम भेजा होगा तुम्हें, एक सेकंड ना, इसका डायग्राम भेजा होगा शायद, फोटो में होगा। देखो ये वाली, नहीं ये है, देखो ये क्या सुंदर नहीं दिख रही? दिख रही है ना सुंदर? ऐसा आपने इसको सीधा क्यों नहीं बना दिया, क्यों कर्व सा बनाया? बताओ, इसको कर्व क्यों बना रखा है हमने? ऐसे बनाया हुआ है ना, ऐसे बना रखा है, बताओ। सुंदरता बढ़ाना काम है, आया समझे पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? तो आर्चेस, आर्चेस भी तो सुंदर स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है आर्च डैम, आर्च डैम भी तो होते हैं, इधो की डैम वही बता ही रहे थे तुम। सेंटर एंगल, सेंटर एंगल लगभग 133 डिग्री 34 मिनट के आसपास होना चाहिए फॉर द मोस्ट एफिशिएंट, ये सबसे अच्छा होने के लिए। और ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में। द सेंटर एंगल ऑफ एन आर्च डैम शुड बी व्हाट? आर्च डैम आर्च की फॉर्म में होते हैं, कर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं? यस, कर्व्ड होते हैं, वही तो कर्व्ड होते हैं, इस तरह के, ऐसे मान लीजिए ना, कर्व्ड, कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड होते हैं। यस, हाँ कर्व्ड है ना, देखो कर्व भी तो है। और पता है दिक्कत क्या है इसके साथ में? इसकी दिक्कत ये है कि बनाना बहुत डिफिकल्ट है। 133 डिग्री 40 मिनट, 34 मिनट के आसपास होगा। 133 डिग्री 34 मिनट दिखा रहा है क्या? हाँ वही दिखा रहा है, 133 डिग्री 34 मिनट के आसपास होगा। पता है बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इंडिया में सिर्फ एक अकेला आर्च डैम प्रेजेंट है, इदुकी वाला वो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वो हाँ बहुत पहले बना होगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, और ये क्वेश्चन है आपके पास में, ये जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, इदुकी डैम भी क्वेश्चन है एंड एंगल भी क्वेश्चन है। 133, और इसका होता क्या है, अगर हम बेस विड्थ की बात करें एज कम्पेयर टू ग्रेविटी डैम कम मिलेगी इसमें आपको, इसकी विड्थ एज कम्पेयर टू ग्रेविटी डैम क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है, यस। बट दिक्कत क्या है, बनाना बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है कि यहाँ पर ऐसे लाइन बना दी जाके फील्ड में चलो भाई डैम बन गया, बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है।
आसान रहती है, बिल्कुल आसान तो रहती है बनाने में ना। हर चीज की कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट पड़ेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल बीम बनाने के, नहीं पड़ेगी डिफिकल्ट। हाँ, तो ये जो पॉइंट्स है ना इस तरह के, ये सब तुम्हें जब क्वेश्चन देखोगे तब दिखाई देंगे। ठीक, तो एप्लीकेशन आ गए इसके, 2-3 एप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। कौन कौन से? स्टैचूज, ऑर्नामेंटल वर्क, पोरस टेराकोटा, साउंड इंसुलेशन, ये तो याद भी हो जाएंगे बहुत आसानी से। भाई स्टैचू सुंदर दिखने वाला होता है, पोरस टेराकोटा, पोरस है मतलब साउंड इंसुलेशन हो गया, आर्च भी सुंदर दिखने वाले होते हैं, है ना। ऑर्नामेंटल वर्क बता ही दिया इसमें, तो और क्या चाहिए बताओ जिंदगी में तुम्हें। कॉर्निसेस बताया था अभी मैं आपको। हाँ नेक्स्ट पढ़ के देखो ना इसको जरा एक बारी, पढ़ो क्लासिफिकेशन पढ़ो। पढ़िए, पढ़ो खुद से जरा एक बारी। लाइट वेट होगा सिंपल, कोई डाउट नहीं है। फायर रेजिस्टेंट भी होगा, कोई डाउट नहीं है। फायर रेजिस्टेंट होने चाहिए ना भाई, मीडियम ही नहीं मिल पा रहा, वो पढ़ तो रहे हो कल से पॉइंट। लाइट, डेंसिटी कंक्रीट, थर्मल इंसुलेशन, है ना, वो सारे पॉइंट तो आ रहे हैं। साउंड प्रूफ भी होगा, लेकिन स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, कम मिलेगी। कहां पर यूज कर सकते हो उसे, जहां पर सुंदर दिखाना हो। सुंदर दिखेगी तो स्ट्रेंथ नहीं देगी, और स्ट्रेंथ देगी तो सुंदर भी दिख सकती है ऐसा क्यों कंक्लूड कर लिया तुमने कि भाई अगर स्ट्रेंथ देगी तो सुंदर नहीं हो सकती, बताओ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। हम्म नहीं, ऐसा कोई थोड़ी है पॉइंट आया समझिए पॉइंट ये, इधर पढ़ लीजिए जरा। ये सॉलिड टेराकोटा एक तरह से, फेंस भी बोलते हैं इसको, क्या पता नहीं क्या बन रहा है, FAIENC, क्या बोलेंगे इसे, पता नहीं, फियांस पढ़ के देखो ना इसको जरा। हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यूरेबल होगा, केमिकल से, अरे जितनी प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए होती है किसी भी स्ट्रक्चर में, भाई सुंदर आपको चाहिए, हार्ड चाहिए, ड्यूरेबल भी चाहिए, तुम्हें केमिकल रेजिस्टेंट भी चाहिए, तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी इसके अंदर ये शूज देख रहे हो बैठ के बताओ आगे समझ में चलो हो गया ना कहानी खत्म। हम्म, हाँ खत्म हो गई, 28 पेज की फाइल खत्म हो गई तुम्हारी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं ना, ठीक है। हाँ हाँ, उसको 2 बार बर्न कर दिया जाता है, यस, डबल बर्न। वो तो टाइम तो आ गया ना ग्रुप पे, लेकिन शायद, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो 1 बजे से है ना, 1 बजे से, शायद याद नहीं रहा हो, बहुत सारे ग्रुप्स हो जाते हैं ना, तो चलिए करें आगे शुरू। अब नेक्स्ट फाइल, भाई दो, एक फाइल हो गई और ये सबसे बड़ी फाइल थी इसकी। अब आगे जो फाइलें हैं वो सब छोटी छोटी हैं, उनमें लगेंगे टाइम कम। सो नेक्स्ट फाइल ओपन करो, कौन सी ओपन करोगे बताओ। तुम आओ पेज नंबर, ये ना 14 पेज वाली फाइल है, इसको ओपन कर लो। 14 पेज वाली फाइल है ना एक, यस, इसको ओपन करिए, पहले इसको शुरू करते हैं ना, इसको शुरू करते हैं, करें शुरू। एंड आई थिंक यहाँ पर तो ये तो लास्ट फाइल है, इसके ऊपर एक और बचेगी बस 6 पेज की, इसको आज खत्म कर डालेंगे हम। 14 पेज वाली आज खत्म हो जाएगी तुम्हारी, अभी तो 1 घंटा है अपने पास पूरा, 12:30 बजे छोड़ेंगे। ऐसा किसने बोला तुम्हें, बताओ 12:30 बजे तक चलेगी क्लास, आधा घंटा बहुत होता है ब्रेक। कहाँ जाना पड़ता है, यहीं पर बैठ के करा करो ना लंच मेंटली प्रिपेयर करने के लिए पूरी रात ही तुम्हारे पास, रात को करना था, जितना मेंटल प्रिपेयर करना था बताओ।
चलो करो शुरू। हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द क्ले ब्रिक्स डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ द यूज। अब देखिएगा, फर्स्ट क्या है आपके पास में, राउंड एंडेड ब्रिक्स, एंड दूसरा कौन सा है आपके पास में, बुल नोस्ड ब्रिक्स हैं। एक है राउंड एंडेड, दूसरा कौन सा हो गया, बुल नोस्ड हो गया। अब देखो राउंड एंड में एंड बुल नोस्ड में तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। कौन सा दिखाई दे रहा है डिफरेंस? कॉर्नर देखो जस्ट, एक में तो ऐसा है ना, और एक में कैसा है, ऐसे है ना। हाँ। हम्म। आया था। तो ठीक है, अब ये पॉइंट है, इसको बताया क्यों जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इनमें से कोई डायग्राम बना के दे दिया उन्होंने, डायग्राम बनाकर दे दिया, बताइए शेप को क्या बोलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से पढ़ना, डायग्राम बना रखे हैं सारे यहाँ पे, तो डायग्राम भी बहुत सुंदर बने हुए हैं, मैंने बना रखे सारे डायग्राम। एक्चुअली वो लिखा तो वहां पर भी साफ था, लेकिन वहां पर पेजेस सही नहीं थे वो। हाँ, तो पहला क्लियर हुआ है, राउंड एंडेड डायग्राम में ध्यान ध्यान रखना डिफरेंस कहाँ पे है। अब बहुत बात आ रही है कि यूज कहाँ पे करते हो, यूज फॉर द, हाँ, और उस, अरे इसमें एंड जो है वो राउंड है, और इसमें बुल नोस्ट में क्या हो गया, वो वर्टिकल एंड हो रखा है, yes, ऐसा हो रखा है। दिखा दोनों में डिफरेंस। अब यूज कहाँ पे करते हो, यूज टू कंस्ट्रक्ट द ओपन ड्रेन्स, यूज टू कंस्ट्रक्ट द ओपन ड्रेन्स। ओपन ड्रेन्स का मतलब है, रोड के साइड में ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम ड्रेनेज सिस्टम को या तो ऐसा बना दो, या फिर ड्रेनेज सिस्टम को कर दो ऐसे। कौन सा बेटर रहेगा, पानी को इसके अंदर आना है फ्लो करके, ये वाला बेटर रहेगा ना, बताओ। रोड की साइड में ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाते हैं जिनमें बारिश का पानी फ्लो करके आता है, तो उन ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए ऐसे बनेगा ना ड्रेनेज सिस्टम, ऐसे। या तो तुम इसको ऐसे कर दो, या फिर इसको कैसे रखो, कौन सा करोगे ऑप्शन प्रेफर, ये वाला ना। तो ये कौन सी ब्रिक होंगी, या तो राउंड एंडेड यूज करोगे या फिर बुल नोज यूज कर लो ना। याद रखना थोड़ा सा एप्लीकेशन इसका। देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है, बना रखा है ना, ड्रेन दिखा रखी है तुम्हें बना के। आया समझिए पॉइंट, ये कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी किसी तरह की भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या ये इस तरह का ओपन ड्रेन शायद नहीं देखा होगा। हाँ, उनमें होगा, उनमें होगा आपके पास, ठीक है। और डोर्स, अब दूसरा क्या है आपके पास में, कैंट ब्रिक्स है। दूसरा कौन सा हो गया आपके पास, कैंट ब्रिक या फिर डबल कैंट ब्रिक। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कैंट ब्रिक वाला आपका क्वेश्चन था स्टेट एग्जाम का, ये सेम डायग्राम बनाकर दे रखा है और पूछा है इनमें से बताइए इसको क्या बोलते हैं, इस ब्रिक को, इसको कैंट ब्रिक कहा जाता है। अभी रिसेंट ये क्वेश्चन है 2-3 साल पुराना, एसएससी का क्वेश्चन है शायद। आया समझिए पॉइंट। तो कैंट ब्रिक में कैसी हो गई, एक साइड जो है वो इंक्लाइंड हो गई है, और डबल कैंट में क्या हो गया, दो साइड इंक्लाइन कर रखी है, ठीक है। कोई दिक्कत है, शेप्स आइडेंटिफाई करना, शेप्स पहचानना इनकी, तभी आंसर हो पाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो आपने डिस्कस किया राउंड एंडेड या फिर बुल नोस्ट। राउंड एंडेड में कैसा था, राउंड था, और बुल नोस्ट में वो सीधी हो रखी थी, सीधी हो गई थी। कैंट में क्या हुआ, सीधी है पूरी ब्रिक, लेकिन इधर से एक साइड थोड़ी तिरछी हो रखी है। और डबल कैंट में क्या हो गया, इधर से भी तिरछा है, इधर से भी तिरछा है आपके पास, ठीक है। एप्लीकेशन जनरली इनकी देखी जाती है कहाँ पे, पिलर्स वगैरह, ऑक्टागोनल शेप के जो पिलर्स बनाए जाते हैं। पिलर्स की कैसी भी शेप हो सकती है, सर्कुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं, ऑक्टागोनल भी होते हैं। इन जनरल दे आर यूज्ड वेयर, ऑक्टागोनल पिलर्स, यस। या फिर फॉर द डोर्स एंड द विंडोज, डोर्स एंड विंडोज के ऊपर जो काम किए जा रहे हैं ना, ब्रिक वर्क करते हो आप डोर्स एंड विंडो के ऊपर, किस लिए, लोड को ट्रांसफर करवाने के लिए। कहाँ पे, लिंटल्स वगैरह में, तो उसके ऊपर भी आप यूज करते हो उनको जनरली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, थर्ड, कॉर्निस ब्रिक। देखो इस पे लिखा भी है इमेज फ्रॉम नेट। वही वाली है। हाँ, इसकी इमेज कहाँ से देखनी है तुम्हें, इंटरनेट से देखनी है इमेज ना। अभी तो देखी थी इमेज हमने कॉर्निस ब्रिक की ना, इमेज फ्रॉम द
और यूज अब बताया था उसका एप्लीकेशन बताया था वहाँ पे, क्या बताया था, सुंदर दिखाने के लिए। सुंदर मतलब आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। भाई आर्किटेक्चर का काम क्या होता है, सुंदरता बढ़ाना ना। आर्किटेक्चर का काम क्या है, तुम्हारी बिल्डिंग को वही सेम स्पेस में ज्यादा सुंदर दिखा के दे देना। यही तो काम होता है, डिजाइनिंग थोड़ी करनी है आर्किटेक्चर को, डिजाइनिंग किसको करनी है, इंजीनियर को करनी, लेकिन सुंदर कौन दिखाएगा उसको, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप इसको क्या कर लेते हैं, सुंदर दिखाने के लिए यूज कर लेते हैं। आया समझिए पॉइंट, ये कोई दिक्कत है इसमें? सो मुझे बताओ ये तीनों क्लियर हो गए या नहीं हो गए आपके पास? ठीक है, तीनों क्लियर हो गए। बुल नोज सीधी, राउंड एंडेड ऐसे, यूज कहाँ पे की, ओपन ड्रेन्स वगैरह में। कैंट एक साइड तिरछी होगी, डबल कैंट दोनों हो गए तिरछे, ऑक्टागोनल पिलर्स या फिर डोर्स एंड विंडोज वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या आया, और कॉर्निस ब्रिक्स, शेप उसकी देख लिया आपने, ये शेप अब भी बनी है, देखो ये शेप है ना। ऑर्नामेंटल वर्क वगैरह में क्या कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, सुंदर दिखाने के लिए ना। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास में, कंपास ब्रिक्स। नेक्स्ट विल बी व्हाट, कहाँ पे, हाँ लिखा है, यस बिल्कुल, कैंट ब्रिक्स और आल्सो कॉल्ड एज स्प्ले ब्रिक्स। हाँ जैम्स होते हैं, मतलब विंडोज के ऊपर लिंटल जो होते हैं ना, वहां पे ब्रिक वर्क को बोलते हैं क्या, जैम्स, यस। तो उसमें जनरली आप इसको यूज कर लेते हैं, या फिर कहाँ पे, ऑक्टागोनल पिलर्स में, यस ठीक है। तो आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपास ब्रिक्स। कंपास ब्रिक्स कैसी हो गई, ये ब्रिक है, कंपास ब्रिक कैसी है, देखो जरा क्या कर रहे हैं। होनी तो सीधी चाहिए थी पूरी, लेकिन आपने सीधी टेपर्ड सेक्शन समझते हो तुम, आपने पढ़ा होगा सोम वगैरह में टेपर्ड सेक्शन ना, इसकी टेपरिंग कर दी लाइक दिस। देखो लेंथ जैसे जैसे जाती जा रही है ना, विड्थ क्या होती जा रही है इसकी, कम होती जा रही है ना। और टेपरिंग की गई है दोनों डायरेक्शंस में, इधर साइड भी एंड इधर साइड भी। ऐसे ब्रिक्स को क्या बोलते हैं, कंपास ब्रिक्स कहते हैं। अब देखो डायग्राम देखो, कंपास ब्रिक कब आएगा समझ में, कंपास ब्रिक का डायग्राम देख के अब क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पे बना रखा है ना कंपास ब्रिक का डायग्राम, क्या वो टेपरिंग दिखा रखी है यहाँ पर, इसमें देखो ना पेपर में डायग्राम बना हुआ है कंपास ब्रिक्स का, देखा है। तो कंपास ब्रिक का ये डायग्राम देख के क्लियरिटी आई इसकी, हाँ बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, अब यूज कहाँ पे करते हो, किल्स वगैरह में। किल्न वगैरह में क्यों यूज कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है, किल्न में तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें टेपरिंग की रिक्वायरमेंट ही तो होती है किल्न में। भाई किल्न सेक्शन कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे ही नहीं होते किल्स। आपने देखा उन ब्रिक्स में क्या हो रही है, टेपरिंग हो रही है क्या, टेपरिंग हो रही है ना। क्या यहाँ पे ये बताइए, क्या यहाँ पर भी टेपरिंग होती जा रही है ऊपर बढ़ते बढ़ते। तो जहाँ पे सेक्शन टेपर्ड चाहिए, जैसे कि किल्न के केस में किसको यूज कर सकते हो, टेपर्ड ब्रिक को यूज करो ना। बताओ आया नहीं आया समझ में पॉइंट ये, हाँ ये पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई किल्न में आपको टेपरिंग करनी है, तो यूज भी किसको करोगे, टेपर्ड ब्रिक को यूज करो ना। हाँ बताइए जरा एक बार ये पॉइंट, टेपरिंग इन बोथ द डायरेक्शंस, यहाँ पे लिखा भी है टेपरिंग करते हैं किसमें, दोनों डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ, यूज करते हैं किसके लिए, टू कंस्ट्रक्ट द फर्नेसेस। फर्नेसेस मतलब किल्स, भट्टियां। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या आ गया, परफोरेटेड, परफोरेटेड ब्रिक्स। क्या होगा, परफोरेटेड, परफोरेटेड ब्रिक्स। परफोरेटेड ब्रिक आपको बताइए, स्मॉल होल्स विल बी लेस देन 25%, ये पढ़ा था ना आपने, सॉरी हाँ, स्मॉल होल्स 25% से ज्यादा हो गए थे परफोरेटेड में, सॉलिड में स्मॉल होल्स 25% से कम थे, एंड होलो ब्रिक्स में लार्ज होल 25% से ज्यादा हो गए। इवन यहाँ पे आप पढ़ के देखो, परफोरेटेड ब्रिक देखो परफोरेशन दिखा रखी है आपको इसके सरफेस पे, आया समझे पॉइंट ये। साउंड प्रूफ नहीं होंगी, रीजन क्या है, परफोरेटेड तो होती है लेकिन इतना भी ज्यादा होल नहीं होते यहाँ पे। जितना ज्यादा साउंड प्रूफ होने का मतलब है साउंड नहीं ट्रेवल कर रही है एक रूम से दूसरे रूम में। आप जितना ज्यादा होलो करोगे सेक्शन को, उतना बेटर क्या मिलेगा आपको, साउंड प्रूफ मिलेगा। क्या यहाँ पे आपने पूरी तरह होलो कर दिया क्या उसको, नहीं किया ना, तो क्या पूरी तरह साउंड प्रूफ मिल जाएगा आपको इसको यूज करने पे, नहीं मिलेगा। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, जनरली नॉट साउंड प्रूफ। यूज कहाँ पे करते हो, जनरली पार्टीशन वॉल वगैरह में इसको यूज कर लेते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे मिलेगी, कम मिलेगी ना, पार्टीशन वॉल में चाहिए भी नहीं आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी वहाँ पे ऐसे कुछ, आया समझिए पॉइंट ये।
कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में? होलो ब्रिक्स है। देखो होलो ब्रिक का भी सेक्शन दिखा रखा है, होल से अंदर। होलो ब्रिक का मतलब आपको पता है, लार्ज होल मोर देन 25%, लार्ज होल मोर देन 25%, और वो होल जिसका डायमीटर 20 mm से ज्यादा होगा उसको क्या बोलोगे? लार्ज होल। तो पढ़ा था हमने, लार्ज होल का डेफिनेशन क्या था? द डायमीटर ऑफ विच इज मोर देन 20 mm ना। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, होलो ब्रिक्स में दे आर ऑलमोस्ट 1/3 द वेट ऑफ द नॉर्मल ब्रिक्स। कितने होते हैं? वेट तो कम हो ही जाता है, 1/3 होता है लगभग। एंड आर साउंड एंड द हीट फ्लो। दोनों प्रॉपर्टी आपकी पहले भी आ रखी है लाइट वेट कंक्रीट में, सेम लॉजिक वहां पर भी था। बट आर नॉट सुटेबल वेयर द कंसंट्रेटेड लोड्स आर एक्सपेक्टेड। रीजन क्या है? लोड वियर भी नहीं कर पाएंगे, होल्स हैं बहुत ज्यादा, लोड नहीं कैरी कर पाते हैं। लेकिन क्या प्रॉपर्टी देंगे आपको? होलो ब्रिक्स साउंड प्रूफ होंगी एंड हीट प्रूफ होंगी, साउंड प्रूफ होंगी एंड हीट प्रूफ होंगी। ये बता दीजिए एक बार पॉइंट, बताओ आ गया पॉइंट समझ में? इस पॉइंट में कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखो जरा पॉइंट। लास्ट क्या आ गया आपके पास में? कोपिंग ब्रिक्स। लास्ट क्या है आपके पास में? कोपिंग ब्रिक्स। है कोपिंग ब्रिक की शेप दिख रही है? कोपिंग ब्रिक की शेप दिखा रखी है ना। अब होता क्या है? द टॉपमोस्ट brick course of the parapets is made with coping bricks. They drain off the water from the parapets. Parapets मतलब बाउंड्री वॉल्स। यस, छत की बाउंड्री एक तरह से ना, छत की बाउंड्री हो गई। अब आपको इतना तो पता है, फ्रॉग रखते हैं यहाँ पर साइड पे। फ्रॉग किधर रखते हैं? जब अगर मान लीजिए वो पैरापेट वॉल किसी से बना देते हैं, बहुत से लोग उसको रेलिंग बना देते हैं आयरन की, जस्ट वहां पे है ना। बहुत से लोग वहां पे कांच का भी बना देते हैं, ना, देखा होगा आपने, ग्लास का बना देते हैं। बहुत से लोग बनाते हैं सिंपल वॉल बनाते हैं, कंक्रीट का, ब्रिक्स की भी बना देते हैं, करते हैं ऐसे। ब्रिक वॉल अगर आप बना रहे हो पैरापेट में, तो फ्रॉग के ऊपर रखोगे। फ्रॉग किधर रखोगे आप? ऊपर ही रखोगे ना। अगर फ्रॉग अगर आप ऊपर रखेंगे तो ऐसे बनेगा कुछ, ऐसे होगा ना कुछ, ऐसे होगा। बारिश आई, बारिश का पानी किसमें इकट्ठा हो गया? इसके अंदर भर गया। ये आप नहीं चाहते, किसको यूज कर दो? हाँ, कोपिंग ब्रिक को यूज करो ना। पानी आएगा बारिश का, किधर जाएगा? ट्रेवल करके साइड में ड्रेन आउट हो जाएगा। आगे समझ में? यूज कहां पे करोगे? टॉप मोस्ट कोर्स में। कोर्स का मतलब होता है लेयर। इतना है आइडिया में? जैसे ब्रिक मैसोनरी बना रहे हो आप, चिनाई कर रहे हो, ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी, ऐसे आएगी ना, इसके ऊपर फिर तीसरी लेयर आएगी, ये भी एक कोर्स है। ये जो लेयर्स होती है, लेयर्स को टेक्निकली क्या बोल रहे हैं? कोर्स। ये एक कोर्स हो गया, ये दूसरा कोर्स है, ये तीसरा कोर्स है, इसके ऊपर फोर्थ कोर्स, इसके ऊपर फिफ्थ कोर्स। समझ गए? तो इसको कहां पे यूज करोगे? टॉप मोस्ट कोर्स में। टॉप मोस्ट कोर्स का मतलब क्या है? जो टॉप मोस्ट लेयर है। यस, जो टॉप मोस्ट लेयर है। रीजन क्या है उसका? रीजन यहाँ पे आप देखो पढ़ के जरा एक बारी। अब मुझे बताओ, ये सारी शेप्स क्लियर हो गई क्या? बता दीजिए, बताओ एक बार, बताओ इनकी शेप के बारे में। अब सारे शेप हो गए, सारे शेप याद रखना। देखो कितने सारे शेप्स हैं, होलो ब्रिक्स, कोपिंग ब्रिक्स, परफोरेटेड, कॉर्नाइस, कैंट, राउंड एंडेड, ये वो सब पता होना चाहिए और क्वेश्चन आते हैं इनसे सबसे। अब क्या शुरू करें बोलो? नेक्स्ट वाला बाद में करेंगे, पहले शुरू करते हैं ब्रिक्स वाला ना। 7th पेज पे आइए, पेज नंबर 7 पे आओ। ठीक है, आगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू द ब्रिक मैसोनरी। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्वेश्चन करा है आपने इससे कल घर जाके? नहीं करा? हाँ हाँ, मतलब दिखे होंगे, मैं पूछ रहा हूँ दिखे या नहीं दिखे अभी? हाँ चलो ठीक है, दिखे होंगे ना क्वेश्चन इसके भी काफी। इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास? स्ट्रेचर। स्ट्रेचर क्या मतलब होता है? अब मैं एक चीज सोच रहा था, ये मैं भूल गया फिर से आज ना। मैंने सोचा था लास्ट टाइम कि जब भी ब्रिक मैसोनरी पढ़ाऊंगा अगली बार क्लास में, तो एक गीट लेकर आऊंगा क्लास में साथ में। तो भूल चुके। चलो कोई बात नहीं है, तो ब्रिक जाओ एक बार लेकर आओ। हाँ हाँ होगी, बिल्कुल होगी। तो ये है ना ब्रिक आपके पास, देखो जरा।
सबसे पहला बता रहा पॉइंट आपको स्ट्रेचर ना, स्ट्रेचर मींस फेस, बड़े वाला फेस ना, ये देखो ये बड़ा फेस है ना। डायमेंशन कितनी है 19 इंटू 9, इसकी डायमेंशन कितनी है 19 इंटू 9 है ना, इसको स्ट्रेचर कहा जाता है। ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर ही है, 19 इंटू 9 ही है वो भी, और ये भी क्या है स्ट्रेचर ही है। 4 स्ट्रेचर होंगे, 4 आ गए ना। हाँ हेडर छोटे वाला फेस, ये छोटा फेस है हेडर, और एक ये हेडर। डायमेंशन कितनी 9 इंटू 9। आगे समझिए पॉइंट ये, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी? चलिए पढ़ के देखो ना फिर दोनों, स्ट्रेचर एंड हेडर दोनों पढ़ के देखो। मुझे बताओ स्ट्रेचर कोर्स क्लियर हुआ? अच्छा एक बात देखिएगा जरा, देखो लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक्स, एक सेकंड ना, लॉन्गर फेस देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ ना। स्ट्रेचर क्लियर है, स्ट्रेचर का मतलब पता है ना, स्ट्रेचर का मतलब पता है कितने होंगे स्ट्रेचर, 4 होंगे ना। 4 लिखा भी था यहाँ पे, 4 नंबर्स, 4 लिखा है, 4 नंबर्स लिखा है ना। अब देखो जरा, अभी बताया था आपको कोर्स का मतलब क्या होता है ना, ये सब कोर्सेज ही तो है। ये एक कोर्स है, इसके ऊपर दूसरा कोर्स आया, दूसरा कोर्स आया, ऐसे ऐसे ना, ये एक कोर्स है और ये दूसरा कोर्स है। इस कोर्स में अगर आप फ्रंट से जाके देखेंगे सामने से, आपको इस पूरे के पूरे कोर्स में, कोर्स मतलब लेयर, इस पूरी लेयर में या फिर इस पूरे कोर्स में तुम्हें फ्रंट से जाके देखने पे क्या दिखाई देगा, सिर्फ स्ट्रेचर, स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं क्या? आया समझ? इसको स्ट्रेचर कोर्स कहेंगे। इस पूरे कोर्स में जब तुम फ्रंट से जाके देखोगे दीवार को, तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हेडर, हेडर दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं इसको? हेडर कोर्स कहेंगे। इसके ऊपर फिर से एक डाल दीजिए ऐसे, फ्रंट से जाके क्या दिख रहा है सिर्फ? स्ट्रेचर, क्या बोलोगे इसको? स्ट्रेचर कोर्स, इसको हेडर कोर्स। तो एक ऐसा कोर्स जिसमें पूरे के पूरे कोर्स में सिर्फ स्ट्रेचर दिखाई देगा, क्या बोलेंगे? स्ट्रेचर कोर्स। एक ऐसा कोर्स जिसमें पूरे के पूरे फ्रंट में क्या दिखाई देगा? हेडर दिखाई देगा, उसको क्या बोल देंगे? हेडर कोर्स कह देंगे। आगे कहानी समझ में? बताओ, ये क्लियर हो गया पॉइंट? ये कोई दिक्कत है इसमें? अब ये दोनों मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे आपको, सेकंड तक ना। स्ट्रेचर एंड हेडर वाला पूरा क्लियर हो गया मैटर, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की? चलो ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है आपके पास? लैप आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट? लैप। अब लैप का मतलब देखो, लैप का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव ब्रिक्स कोर्सेज। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, सक्सेसिव का मतलब क्या है? एक के बाद एक है। अब क्या मतलब होता है इसका? इसका मीनिंग देखो, लैप का मतलब क्या है आपके पास में? जैसे 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 ये है, यहाँ पे होगा मोर्टार, है ना, फिर ये ऐसे आया, फिर यहाँ पे क्या होगा? मोर्टार, एंड फिर ये ऐसे, ठीक है। इधर मान लीजिए आप हेडर, ये क्या होगा यहाँ पे? मोर्टार, इधर हेडर, और ये क्या होगा? मोर्टार, इधर फिर से हेडर, इधर क्या होगा? मोर्टार ना। अब ऐसे मोर्टार, ठीक है। अब देखना इसको पूरा ऐसे। अब ये देखो, ये स्ट्रेचर कोर्स है, ये हेडर कोर्स है, ये फिर से स्ट्रेचर कोर्स है, ये मोर्टार है, इनको जॉइंट्स कहते हैं, जॉइंट, ठीक है, इन्हें जॉइंट कहा जाता है। ये इस लेयर के जॉइंट्स हैं, इस कोर्स के जॉइंट है ना, इस कोर्स के सब जॉइंट्स हैं। इसके सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब इसके बाद में ये जॉइंट्स आ गए, इसमें जॉइंट है, इसमें जॉइंट है। दो सक्सेसिव कोर्सेज के जो वर्टिकल जॉइंट्स है ना,
दो सक्सेसिव कोर्सेज के जो जॉइंट्स हैं, इस कोर्स का जॉइंट ये है, इस कोर्स के जॉइंट ये हैं, इनके बीच का ये जो हॉरिजॉन्टल गैप है, आगे समझ में कहानी है, या फिर ये ना, हाँ सेंटर टू सेंटर, इसको क्या बोलेंगे, लैप। आया समझिए पॉइंट, लैप का मतलब क्या होता है। लैप हो गया क्लियर, ये कोई दिक्कत है लैप में। अब एक और टर्म आ रही है परपेंड। परपेंड का मतलब समझो, परपेंड ये कोर्स है, इसका वर्टिकल जॉइंट ये है, इस वर्टिकल जॉइंट से पास करते हुए एक इमेजिनरी ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, इमेजिनरी ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो कि किससे पास करेगी। पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी तुम्हें दो सक्सेसिव कोर्सेज के वर्टिकल जॉइंट सेम लाइन में नहीं मिलेंगे, हमेशा लैप होंगे, लेकिन अल्टरनेट कोर्सेज के सेम होंगे। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के, एक ये कोर्स हो गया, इसके बाद एक छोड़कर तो यही आएगा ना। देखो अल्टरनेट कोर्सेज के जॉइंट सेम लाइन में है, लेकिन क्या सक्सेसिव के हैं क्या, नहीं है ना। तो ये जो परपेंड है, परपेंड मैंने क्या बोला, इस वाली लाइन से पास करते हुए आप क्या करो, इस जॉइंट से पास करते हुए आप क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो वर्टिकल लाइन है अल्टरनेट कोर्स के जॉइंट से पास होती जाएगी क्या, जाएगी नहीं जाएगी, होगी ना। इस वर्टिकल इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, परपेंड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द परपेंड। अब इसमें ये दोनों डायग्राम आप पढ़ के देखो, ये दोनों टर्म पढ़ के देखो, लैप भी एंड परपेंड भी, परपेंड इसके नेक्स्ट पेज पे होगा, आई थिंक दोनों समझ में आ जाएंगे। एक बार बता दो, परपेंड आ गया समझ में, आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, हाँ कोई परेशानी। सो लैप एंड परपेंड बता दीजिए, दोनों समझ में आएगा। परपेंड क्या है, एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन व्हिच इंक्लूड्स द वर्टिकल जॉइंट्स सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ब्रिक्स। ये लाइन किससे पास कर रही है, वर्टिकल जॉइंट से तो पास कर रही है ना, बताइए। तो इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो कि कहां से पास करेगी, वर्टिकल जॉइंट से पास करेगी, और ये वर्टिकल जॉइंट दो ब्रिक्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है क्या, ये वर्टिकल जॉइंट इससे पास कर रही है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है। अब ये जो जॉइंट है, क्या ये दो ब्रिक्स को सेपरेट कर रहा है, अब देखो पूरी डेफिनेशन पढ़ के, सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ब्रिक्स, एडजॉइनिंग का मतलब एक के बराबर वेग जो दो ब्रिक्स उस जॉइंट से पास कर रही है वर्टिकल लाइन। और ये छोटी छोटी टर्म्स पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में उठा के, कि भाई परपेंड क्या होता है, लैप क्या होता है, ये पूछी जाती है चीजें सारी, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्या है, बेड। बेड पढ़ो जरा एक बार ना, बेड, हाँ 19:9 फेस ऑफ द ब्रिक। मान लो मैसोनरी में आपने यूज किया, मैसोनरी में हमेशा पता है आप यूज करोगे किसको, फ्रो को ऊपर ना, तो जो नीचे वाला फेस बन गया आपका, भाई मैसोनरी में तो फ्रोग हमेशा ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा ना, नीचे कौन सा फेस होगा, लोंगर फेस ही तो होगा, क्या डायमेंशन रहेगी उसकी, हाँ 19:9 रहेगी ना, आगे समझ में। तो लोअर फेस जो होता है उसको क्या बोलते हो, बेड बोलते हैं, हाँ हर ब्रिक का अपना अलग अलग बेड होगा, है ना, एक ही बेड थोड़ी होगा सबका। हाँ नहीं, हाँ हर, यस ठीक है, एक ब्रिक का लिखा है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, क्लोजर है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गए आपके पास में, यहाँ से क्लोजर, पोर्शन ऑफ द ब्रिक विद द कट्स मेड longitudinally, पोर्शन ऑफ द ब्रिक obtained by cutting along the length। अब समझो बात को जरा, क्लोजर, क्लोजर का मतलब है ये वो पोर्शन है ब्रिक का जो आपको मिलेगा कब, जब आप कट लगाओगे अलोंग द लेंथ, कट लगाओगे किधर, अलोंग द लेंथ, यानी कि ऐसे कट लगाओगे, ये लेंथ है ना, कट आपने कैसे लगाया, अलोंग द लेंथ ऐसे, ठीक है। भाई आपको सेम ब्रिक दिखाई दे रही है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है, लेंथ के अलोंग, लेंथ को कट कर दिया मैंने एक तरह से, सॉरी मैंने तो कट विड्थ को किया है, अगर मैं लेंथ के अलोंग कट लगा रहा हूँ तो कट क्या हुई है, विड्थ ही तो कट हुई है, लेंथ तो आपको अभी भी सेम मिल रही है, सेम मिल रही है ना, तो कट किधर लगाया आपने, लेंथ के अलोंग लगा, विड्थ कट जाएगी ना, आए समझ में।
सो क्लोजर वो पार्ट है जिसमें कि कट किधर लगाया गया, लॉन्गिट्यूडनली, जिसके लिए कट किधर लगाया गया है, जिसके लिए कट किधर लगाया गया, अलोंग द लेंथ ना, या फिर आप बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली कट लगाने के बाद में या फिर अलोंग द लेंथ कट लगाने के बाद में आपको जो पार्ट मिलेगा उसको क्या बोलोगे, उसको क्लोजर कहेंगे। आइए कहानी समझ में, बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ पॉइंट ये? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? देखो ना जरा, ये है ब्रिक, ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, इससे क्लियर हो जाएगा। कट कैसे लगा रहे हो, ऐसे काट रहे हो इसको, ऐसे कट लगाया आपने अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो क्या लेंथ कटी, लेकिन विड्थ क्या हो गई, कट गई ना, कट गई। तो इस पोर्शन को जो आपको मिलेगा कब, जब आप कट लगाओगे अलोंग द लेंथ, आप क्या बोलोगे इसको, आप उसको क्लोजर कहेंगे। दूसरा, इस बार कट लगा दो विड्थ के अलोंग, ऐसे कट किधर लगाओ, विड्थ के अलोंग कट लगाओ, तो क्या मिलेगा, बैक मिलेगा, बैक। आइए कहानी समझ में, कट लगाओगे अलोंग द लेंथ तो क्लोजर, अलोंग द विड्थ लगाओगे ऐसे, तो अगर विड्थ के अलोंग कट लगा रहे हो तो लेंथ कट गई, लेकिन विड्थ क्या है अभी भी सेम है क्या, बताइए कहानी आई या नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी नहीं है? Portion of the brick with the cut made longitudinally. Portion of the bricks obtained by cutting along the length used to close up the bond at the ends of the course prevent joints of successive layers to come in vertical line. अब देखो जरा क्या रोल होता है इनका, ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों कट लगाते हैं? अभी पॉइंट बताया था ना तुम्हें कि जो सक्सेसिव लेयर्स हैं, एक के बाद एक लेयर है, पहली लेयर ये, दूसरी लेयर ये, इनके वर्टिकल जॉइंट्स सेम लाइन में आने नहीं चाहिए ना, नहीं आने चाहिए, यस, सक्सेसिव के नहीं आने चाहिए। तो ये सक्सेसिव में आने से बचाओगे कैसे, इन क्लोजर्स को यूज करते हो। किसको यूज करते हैं, क्लोजर्स ही यूज करते हैं इनको सक्सेसिव लेयर्स में आने से बचाने के लिए। हाँ ज्यादा नहीं, इसको भी यूज किया जाता है, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इसी को यूज करेंगे, बैट भी यूज करते हैं और क्लोजर भी यूज किया जाता है। देखो अभी मैसोनरी की बात करेंगे ना, वहां पर आएगा आपके पास। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लोजर का भी वही पर्पज है, जॉइंट्स को सेम लाइन में आने से बचाना, एंड बैट का भी पर्पज वही सेम होता है, क्या काम है, उनको सेम लाइन में आने से बचाना। आया समझिए पॉइंट ये? तो क्लोजर भी आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, सक्सेसिव लेयर्स को में आने से बचाने के लिए, और बैट को भी यूज करते हैं किसके लिए, सक्सेसिव लेयर्स को, हाँ वर्टिकल जॉइंट्स को सेम लाइन में आने से बचाने के लिए, ठीक है। दोनों यूज करे जाते हैं, मोस्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मोस्टली बैट होंगे, लेकिन क्लोजर भी यूज होता है, ठीक। बताओ आया समझिए पॉइंट ये? किसकी, ब्रिक की स्ट्रेंथ जब वो टूट जाती है फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा फर्क, लेकिन उसका काम स्ट्रेंथ नहीं था ना एक तरह से, उसका तो सिर्फ एक काम था, इवन इवन इसीलिए, बिल्कुल सही पॉइंट बोल रहे हो, स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है। इसीलिए हम कभी भी, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक कोर्स है यहाँ पे स्ट्रेचर, ये कोर्स है हेडर, ठीक है, ये स्ट्रेचर है और ये हेडर है, स्ट्रेचर 19 और हेडर 9, कितना गैप बच गया, 10 बच गया ना। मैं यहाँ पे अगर सपोज करो मैं यहाँ पे यूज कर दूं किसको, क्लोजर को यूज कर दूं, किसको मैं यहाँ पे यूज करूं, क्लोजर, क्लोजर की विड्थ कितनी होगी, 5 होगी ना, हाँ 5 होगी, तो भाई 10 तो ये हेडर और 5 15, और ये कितना 20, मोटार के साथ कितना लैप आ गया बीच में, 5 आ गया ना। तो यहाँ पे आपने यूज किया किसको, क्लोजर को, क्लोजर यूज करा ना। इसीलिए आप जब भी स्ट्रेचर था, जब भी आप हेडर कोर्स शुरू कर रहे हो, हेडर कोर्स में यूज कर रहे हो किसको, क्लोजर को, किसको यूज कर रहे हो, क्लोजर को, किस लिए, जॉइंट को सेम लाइन में आने से बचाने के लिए हेडर कोर्स में आपने किसको यूज कर लिया, क्लोजर को यूज कर लिया। इसीलिए मैसोनरी में जब भी हेडर कोर्स बनाओगे ना, और उस हेडर कोर्स में आप यूज करने वाले हो किसको, क्लोजर को, किसके लिए, सेम लाइन में आने से बचाने के लिए। इसीलिए कभी भी, सिंस तुमने बोला कि उसकी ब्रिक की स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ जाएगा, इसलिए हम कभी भी इस हेडर कोर्स को ना उस क्लोजर से शुरू नहीं करेंगे। उस क्लोजर को कहाँ रखोगे, हमेशा अंदर रखोगे, बीच में रखोगे। तुम ये भी तो कर सकते थे, यहाँ से बिल्कुल उसको एंड पे रख देते, नहीं रख सकते, लेकिन नहीं रखेंगे। कहाँ पे रखोगे उसको, पहले हेडर के बाद रखोगे उसको, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, आराम से डिस्प्लेस हो जाता है, ये फर्क है, ठीक है। चलिए तो ये बताओ, ये पॉइंट आया समझ में, प्रिवेंट द जॉइंट ऑफ द सक्सेसिव लेयर टू कम इनटू अ वर्टिकल लाइन ना। अब नेक्स्ट पढ़ लीजिए, बैट, बैट का पढ़ो जरा एक बार, पढ़ो जरा एक बार।
बताओ बैट की कहानी आ गई समझ में? अभी इनके डायग्राम भी देखेंगे सारे। तो बैट का हो गया क्लियर मैटर। स्मॉलर होगा लेंथ में ना, फुल ब्रिक के कंपैरिजन तो उसकी लेंथ कमी हो जाएगी ना बैट की। हाँ नहीं, हाफ तो तब होगी जब आप मिडिल से काटेंगे। बिल्कुल हाफ तो कब होगी? जब बिल्कुल सेंटर से काटोगे। ऐसा भी तो हो सकता है मैं 3/4 पार्ट से काट दूं, है ना? हाँ तब तो लेंथ हाफ नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। तो क्या लिखा आपने? अ बैट इज स्मॉलर, ए बैट इज स्मॉलर, ये पॉइंट जरूर है, लेकिन बैट हमेशा नॉर्मल ब्रिक से लेंथ में छोटा होगा, है ना? लेंथ ऑफ द बैट अगर कितनी है, लेंथ ऑफ द बैट अगर हाफ द लेंथ ऑफ ओरिजिनल ब्रिक है तो उसको हाफ बैट कहते हैं। अगर उसकी 3/4 होती तो 3/4 बैट कह देते हैं। अगर 1/4 होती तो 1/4 बैट कह देते। आया समझिए पॉइंट ये? भाई मतलब मैंने ये ब्रिक उठाई, इसको बिल्कुल मिडिल से कट किया तो हाफ बैट हो गया। इसका मैंने सिर्फ 1/4 पार्ट हटा दिया तो 3/4 बैट हो गया। इसका मैंने ये 3/4 पार्ट हटा दिया तो 1/4 बैट होगी, 1/4 बैट हो गया, है ना? ठीक है, आगे समझ में पॉइंट ये? नेक्स्ट ओपन करो, क्वीन, QUOIN, क्वीन। नहीं नहीं, वो ये सही लिखा हुआ है। हाँ ये क्वीन नहीं है, ये क्वीन ही है जो भी है। मतलब साउंड स्पेलिंग से पहचानना है तुम्हें? स्पेलिंग से पहचानना है, पूछ क्या रहे हो? उसकी स्पेलिंग QUEEN होगी और इसकी स्पेलिंग क्या है? OIN है। It is a corner or the outer or the external angle on the face side of the wall. It is generally kept 90 degree, but in some cases they may be at or at angle greater than the 90 degree also. देखो क्या मतलब है इसका। क्वीन, क्वीन का मतलब क्या है? जैसे जस्ट सपोज करो ये वॉल है ना? एक तो ये वॉल है और दूसरी वॉल ये पीछे जो आ रही है। अब इनको बाहर से देखो, बाहर से अगर मैं इस वॉल को थोड़ा सा आगे तक और एक्सटेंड कर दूं, है ना, और इस वॉल को भी थोड़ा और आगे तक एक्सटेंड कर दो, इन दोनों वॉल्स के बीच में एक्सटर्नली कौन सा कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का नहीं बनेगा क्या? इमेजिनेशन करनी है जस्ट। हाँ बिल्कुल 90 बनेगा ना, जस्ट ऐसे, ऐसे ही तो होगा भाई ये वॉल। हाँ 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 हाँ, तो लेकिन ये एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंटरनल नहीं है। बन तो अंदर से भी रहा है भाई, अंदर से भी वही रहा है, लेकिन ये कौन सा है? एक्सटर्नल होता है। और मोस्टली केसेस में कितना होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप वॉल का बाद में चेंज कर दो। ऐसा भी तो था भाई, यहाँ तक तो सीधी जा रही थी बिल्कुल, और वहां से भी सीधी आ रही थी, लेकिन बाहर जब ये मिली एक दूसरे से उसके बाद में वॉल कैसी हो गई? तिरछी हो गई, तो एंगल चेंज नहीं हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसा मिलेगा? 90 डिग्री का। तो याद रखना एक्सटर्नल एंगल होता है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे। पढ़ के देखो जरा, स्कूल में पढ़ो। हो गया? यस एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल है, जनरली कितना होता है? 90 होता है। चलिए आगे शुरू करें अब। नेक्स्ट क्या है आपके पास? अब क्वीन क्लोजर आया। अब ये क्वीन है, देखो वो क्वीन था और ये क्या है? ये क्वीन है, दोनों में फर्क है। तो ये क्वीन क्लोजर है। इसको तो पढ़ के देखो ना एक बार जरा खुद से, पढ़ो जरा एक बार खुद से, सिंपल। देखो जरा, आपको क्लोजर का मतलब पता है? मिडिल से आपको क्लोजर का मतलब पता है? अलोंग द लेंथ कट लगाते हैं। इस बार हमने क्या करा? बिल्कुल बीचों बीच कट लगाया। लेंथ के अलोंग किधर कट लगाया? बिल्कुल बीचों बीच कट लगाया। तो ये यहाँ से जो विड्थ मिलेगी तुम्हें ब्रिक की, वो हाफ होगी ओरिजिनल ब्रिक के कंपैरिजन में, है ना? विड्थ जो होगी वो कितनी हो जाएगी? हाफ। लेकिन लेंथ तो सेम रहेगी ना? सेम नहीं रहेगी क्या? तो ये मुझे बताओ, एक ब्रिक से कितने क्वीन क्लोजर मिल जाएंगे? दो, दो मिलेंगे। नेक्स्ट, अब इस क्वीन क्लोजर को भी ना, ये जो क्वीन क्लोजर था, इस क्वीन क्लोजर को भी दो पार्ट में काट दो। क्वीन क्लोजर को क्वीन आपने ऐसे लगाया था, ऐसे कट किया था ना, अब इस क्वीन क्लोजर को भी ऐसे तोड़ दो दो पार्ट में। हाँ यस बिल्कुल, विड्थ के डायरेक्शन दो पार्ट में तोड़ दो। कितना पार्ट बचेगा? 1/4 बचेगा क्या? सिर्फ एक पूरी ब्रिक का कितना बच जाएगा? सिर्फ 1/4। उसको क्या बोलोगे? 1/4 क्वार्टर क्लोजर बोलोगे उसको। क्या कहेंगे उसको? यस क्वार्टर क्लोजर कहेंगे उसको। देखो जरा पढ़ के एक बार इसको।
क्वीन क्लोजर क्वार्टर, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, क्वीन क्लोजर क्वार्टर। अब पहले पढ़ो, ये बताओ क्वीन क्लोजर का मतलब आया समझ में, लेंथ वाइज उसको दो पार्ट में तोड़ दिया। लेंथ के अलोंग, लेकिन लेंथ के अलोंग, लेकिन यस। और अगर क्वीन क्लोजर है तो मिडिल से तोड़ोगे, कितने क्वीन क्लोजर बनेंगे, दो बनेंगे, विड्थ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सारे पॉइंट आ गए तुम्हें समझ में। ए क्वीन क्लोजर इज ए ब्रिक विच इज हाफ एज वाइड, सही है पॉइंट ये, विच इज हाफ एज वाइड एज द फुल ब्रिक। कोई दिक्कत है इसमें? इस पॉइंट में कोई परेशानी? दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन क्लोजर हाफ भी तो बोल सकते हैं इसको, या नहीं कह सकते बताओ। क्वीन क्लोजर में मैंने क्या किया, बिल्कुल मिडिल से कट लगाया, क्या मैं इसको क्वीन क्लोजर हाफ कह सकता हूँ? ये किसके बराबर होगा, हाफ ब्रिक के बराबर नहीं होगा क्या? बता दीजिए एक बार, कोई परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, क्वीन क्लोजर हाफ लेंथ सेम एज ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक, ये पॉइंट भी सही है। अगर आप क्वीन क्लोजर हाफ की बात करोगे तो लेंथ कितनी होगी इसकी, सेम होगी ना ओरिजिनल ब्रिक के बराबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ए क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर का मतलब आपको पता है, उसको भी तुम क्या करो, दो पीसेस में तोड़ दो। और कैसे तोड़ोगे वो पॉइंट बताया अभी आपको। तो मुझे बताओ एक ब्रिक का कितना पार्ट बचेगा, 1/4 बचेगा ना, क्या बोलोगे इसको? हाँ विड्थ वाइज, हाँ वो 1/4 होगा, वो 1/4 होगा ना। जैसे ये थी, इसको मिडिल से तोड़ दो, ये क्या बना, क्वीन क्लोजर हाफ, ये तो क्वीन क्लोजर हाफ बच गया। अब इस क्वीन क्लोजर हाफ को भी ना ऐसे तोड़ दो बीच में से, तो क्या ये बताओ सिर्फ एक 1/4 हिस्सा नहीं बच जाएगा आपके पास ब्रेक का, वो क्या बचेगा, क्वीन क्लोजर क्वार्टर, क्वीन क्लोजर क्वार्टर। और एक ब्रेक में से कितने क्वीन क्लोजर क्वार्टर हो जाएंगे, चार, चार हो जाएंगे ना। अब ये पढ़ के देख लीजिए ना एक बार, देख लीजिए, आगे समझ में पॉइंट ये, हाँ कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे चले, बताओ। नहीं चलना चलो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो क्या हुआ 12 बजे, 1 मिनट होगी तो बताओ, कर लेते हैं ना, थोड़ा सा कर लेते हैं, देखो चलो कोई बात नहीं, एकदम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं बस ना। किंग क्लोजर देखिए क्या है, किंग क्लोजर तो क्वीन आ चुकी है ऑलरेडी, किंग भी तो आना चाहिए भाई, क्वीन उसको अकेला छोड़ के जा रहे हो तुम देखिएगा जरा, किंग क्लोजर है। अब क्या है पॉइंट आपके पास, किंग क्लोजर है। इट इज अ पोर्शन ऑफ द ब्रिक विच इज सो कट दैट द विड्थ ऑफ द वन ऑफ इट्स एंड इज हाफ दैट ऑफ द full brick, while the width at the other end is equal to the full brick. It is obtained by cutting a triangular piece, ये क्वेश्चन है आपके पास, cutting a triangular piece between the center of one end and the center of the other side. It is half header and half stretcher. ये सब just understand। अभी आएगा ना समझ में। ये है ब्रिक, लेंथ के अलोंग कट लगाना है, बट इसका ये मतलब नहीं कि कट सीधा ही होगा, कट तो तिरछे भी हो सकते हैं, है ना। इसको बिल्कुल जो है ऐसे काट दो, ऐसे टेढ़ी काटो इसको। देखो अभी बात सुनो, इसको इधर से टेढ़ा काट दो, इधर से नहीं दिख रहा होगा ना, इसको ऐसे काट दो, टेढ़ा काट दिया। अब मुझे बताओ जब इसको आप हाफ कट करोगे तो ये बताइए इसमें एक फेस पे विड्थ हाफ दिख रही है, दिख रही है ना, और एक फेस पे लेंथ हाफ दिख रही है, दिख रही है ना। एक फेस की विड्थ हाफ दिख रही है, मिडिल से काटना है, यहां से मिडिल से शुरू किया और इसके हाफ तक, यहां से ये पार्ट कट करना है, इस तरह से ये वाला पार्ट कट करना है, ऐसे ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे विड्थ आधी, यहाँ पे लेंथ आधी, एक पूरा का पूरा ये ट्राइंगुलर पीस यहाँ से बाहर आ गया, निकल के आ गया ना, ये पूरा ट्राइंगुलर पीस यहाँ से बाहर निकल के आ चुका है। तो हाफ हेडर है, हाफ हेडर होगा एंड हाफ स्ट्रेचर भी तो है, हाफ स्ट्रेचर भी तो है। ये पूरा ट्राइंगुलर पीस आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया ना। आया समझ, ये पॉइंट ये नहीं आया, बताओ क्लियर हो गई ये कहानी। विड्थ हाफ एक फेस पे, दूसरे फेस पे पूरी लेंथ हाफ, एक फेस पे दूसरे फेस पे लेंथ पूरी, एक पूरा ट्राइंगल आपका यहाँ से निकल के बाहर आ चुका।
आइए कहानी समझ में। अब ये बताओ, अब जस्ट अगर तुमने यहाँ से कट किया, अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है आपके पास में। ये था ना, कट कैसे लग रखा है, यहां से शुरू किया और यहां तक ऐसे कट लगा ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका कहां चला गया, बाहर, है ना। ये पूरा पोर्शन कहां चला गया, बाहर चला गया ना। अब देखो जरा इसमें, जब ये पूरा पोर्शन बाहर गया आपके पास, ये वाला ना, मुझे ये बताओ, ये यहां से साइड हो रखा है ना पूरा, ऐसे ऐसे इसके जैसे कितने पोर्शन इस पूरे फेस में से निकाल सकते हो, 8 निकल जाएंगे। देखो हाफ, और ये जो पोर्शन है, ये यहां से लेके ये, क्या ये एग्जैक्टली सेम इसके जितना नहीं होगा, सेम होगा या नहीं होगा भाई। इक्विलेटर ये ट्राइंगल बन गया आपका एक, इतनी ही विड्थ ये और इतनी ही लेंथ ये भी तो है, तो एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा। दो इधर से और दो इधर से भी तो आएंगे, 4 6 और 8। आया समझ ये पॉइंट, यानी कि एक ब्रिक का 7/8 पार्ट, 7/8, 1/8 पोर्शन निकल गया, 1/8 पोर्शन निकल गया ना, 7/8 पोर्शन बचा आपके पास में। बताओ आया नहीं, 8 हिस्से हो गए ना, तो कितने हिस्से निकाल दिया आपने, 7 एक निकाल दिया ना, जस्ट 1/8 निकाल दिया, कितना बचा, 7/8 क्या बचा। किंग क्लोजर देखो पढ़ के, यस अब देखो पढ़, एक पार्ट निकाल दिया ना, तो जो बचेगा उसके बाद वही तो है आपका, कटने के बाद जो बचा वो पार्ट कहला रहा है क्लोजर। ठीक है, कटने के बाद जो पार्ट बचा उसको क्लोजर बोल रहे हो। तो कितना पार्ट होगा किंग क्लोजर, 7/8 में। आगे समझ में पूरा सिस्टम ये। अब देखो पढ़ के आया नहीं आया समझ में, मान लीजिए बताइए, अब पढ़ के देखो पूरी डेफिनेशन। बताओ आया समझ, ये पूरा क्लियर हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना पूरा क्लियर। क्वीन में तो 2 इक्वल पार्ट में कट कर देते थे ना, हाफ ब्रिक के बराबर बन जाता था वो जस्ट। क्वीन क्लोजर हाफ वे बोल देता है उसको, क्वीन क्लोजर को क्वीन क्लोजर हाफ वे बोल, तो क्वीन क्लोजर क्वार्टर बन गया, क्वार्टर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेवल्ड क्लोजर। अभी क्वीन आ चुकी, किंग आ गए, बच्चे भी तो आएंगे, तो बेवल्ड कौन है, बच्चे, बच्चे नहीं बन जाएंगे बुरा फिर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, बेवल्ड क्लोजर है। पढ़ो जरा इसको। इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ द किंग क्लोजर in which whole length of the brick, that is stretcher face, is beveled in such a way that the width is half width is maintained at the one end and the full width is maintained। देखो क्या मतलब है इसका, beveled का मतलब समझो। यहाँ पे कट कैसे किया, इसको जो है यहाँ से शुरू करो और इसके हाफ तक कट कर दो। आगे समझ गए सिस्टम ये, यहाँ से लेके ऐसे तिरछा यहाँ तक का पूरा हिस्सा डाल दिया आपने। हो रहा है इमेजिन, ये पूरा का पूरा पीस हटा दिया इस तरह का। ठीक है, इस तरह के टोटल कितने पेज बन पाएंगे, देखो जरा। पहली बात तो एक पेज पे विड्थ हाफ है, दूसरे पेज पे विड्थ पूरी है। एक स्ट्रेचर पेज पूरा हटा दिया क्या, हटा दिया ना। आया समझिए पॉइंट ये, एक पार्ट ये बनेगा। अभी देखो 4 पेज बनेंगे इस तरह के। देखो कैसे यहां से शुरू करा और ये यहां तक पूरा कट कर दिया ना, ये वाला हिस्सा पूरा। तो सेम ये और सेम इधर से 2, तो कितना हो गया, 3/4 हो गया क्या, ये कितना हो गया आपके पास, 3/4 हो गया ना। अब पढ़ के देखो जरा, आएगा समझ में। बताओ बताइए, आगे समझ में बेवल्ड क्लोजर।
बेवल्ड आया नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी? तो कितना होगा, 3/4 पार्ट होगा ना, बताओ कोई परेशानी इसमें? चलिए नेक्स्ट। मित्र, क्या मित्र है मित्र, भाई किंग आया, क्वीन भी आई, बेवल्ड बच्चे भी तो मित्र मित्र क्लोजर ही बनेगा शायद ये। तो ऐसे याद भी रख सकते हो तुम, बहुत आसान है याद रखना। इट इज अ पोर्शन ऑफ द ब्रिक, ये आ गया ना बेवल्ड समझ में। इट इज अ पोर्शन ऑफ द ब्रिक whose one end is cut, splayed or mitred for full length, full width, ठीक है। The angle of splay may vary from 45 to 60 degree, one longer face is of the full length while the other longer face is of the smaller length, if the length, एक सेकंड कहाँ चला गया है? हाँ ठीक, हाँ ठीक है सही है। देखो क्या मतलब है इसका, इसमें कट कैसे लगाओ, एक फेस की पूरी विड्थ को ना साफ कर दो, ठीक है। ये पूरी विड्थ साफ कर दिया आपने एक फेस की, तो एक फेस की पूरी विड्थ गायब हो गई, इधर लेंथ कितनी बची, किसने बोला है साफ बची? ऐसा कुछ नहीं है, सच दैट ये एंगल कितना है, 45 से लेके 60 तक होना चाहिए, अब जहां पर भी होगा उसी से देखिए, ठीक है, कट कर देना, ठीक है। आगे समझ में मित्र के बारे में? हाँ नहीं पूछा, बता ही नहीं पाओगे आप, कैसे बता पाओगे, क्योंकि एंगल है ना वहां तो। हाँ हाँ यस, बताइए एक बारी, आए समझ में मित्र क्लोजर के बारे में? यस, अब पढ़ के देख लो ना इसके बारे में पूरा, मित्र के बारे में। और जरा अब एक काम करो ना, तुम्हें मैंने 2 डायग्राम भेजे हैं, उनको देखो जरा एक बारी, वो इधर भी डाल दीजिए ग्रुप, इनको भेज दो ग्रुप में। 2 डायग्राम भेजे उनको देखो एक बार जरा, सारी समझने की कोशिश करो, सारे समझ में आ जाएंगे बहुत आसानी से। देखो चेक करके, अभी सेम डायग्राम बना रखे हैं, देखो इनको चेक करके खुद से ना, कैसे कैसे कट लग रखे हैं वो देख के समझ में आ जाएगा। पहले भी जीते, आगे समझ में सारे, कोई दिक्कत है इनमें? तो सारे क्लियर हो गए ना भाई। क्वीन क्लोजर हाफ आया, क्वीन क्लोजर क्वार्टर आया, फिर किंग आया, फिर बेवल्ड आए बच्चे, और फिर कौन आ गया, मित्र आ गए, ये खत्म हो गई कहानी। मित्र में अंदर बनता है, बताओ, ठीक है। तो हो गए ना सारे क्लियर गए। अब कल किसकी बात शुरू करेंगे, बैट के बारे में ना, थोड़ा सा पार्ट रह गया, इवन मेरे ख्याल से कल ब्रिक खत्म हो जाएगा, कल ब्रिक पार्ट जो है आपका वो एंड हो जाएगा। ब्रिक्स के बाद देखते हैं पेंट कर सकते हैं, एंड आई थिंक कि कल तो सैटरडे है ही, संडे छुट्टी, इरिगेशन हो सकती है, हाँ इरिगेशन हो सकती है, फिर मंडे, तो नेक्स्ट तो मान के चलो, नेक्स्ट हफ्ते तो पूरा खत्म हो रहा है सब्जेक्ट 100%, नेक्स्ट हफ्ते तो खत्म हो रहा है आपका, नेक्स्ट वीक सब्जेक्ट जो है आपका वो खत्म हो जाएगा। नहीं मैंने बताया ना आपको इसका सॉल्यूशन, आप करो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से होगा, बट इसका मैंने सॉल्यूशन और बता दिया, तो साथ में थोड़ा सा उसको, थोड़ा मतलब नहीं भी लोगे तब भी सॉफ्ट कॉपी वगैरह ढूंढ लेना, है ना, और वो करते चलना काम, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा इससे ना। चलो ठीक है।